डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएससी फाइनल। आज हम टॉपिक एनवायरमेंटल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, इसके बारे में पार्ट 2 में एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। एलिमेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट है वो किसका बना हुआ है? फिज़िकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये तीनों तत्व इंटर रिलेटेड भी होते हैं कई तरीके से, और इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। अपने आप में भी ये एलिमेंट तत्व इम्पॉर्टेंट होते हैं और कलेक्टिवली भी इसको हम डिफरेंट माध्यम से भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल एलिमेंट्स। फिज़िकल एलिमेंट्स आर स्पेस, लैंडफॉर्म्स, वाटर बल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो फिज़िकल एलिमेंट जो भौतिक है उसमें स्पेस आता है, भूमि आती है, कुछ पानी के स्रोत आते हैं, जल वायुमंडल आता है, सॉइल्स आती हैं, रॉक्स आती हैं और मिनरल्स आते हैं। दे डिटरमाइन द वेरिएबल करेक्टर ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट, इट्स अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज लिमिटेशंस। तो ये सब ह्यूमन के जो हैबिटेट है, उसको, हैबिटेट का मतलब आवास, उसको हाँ जो है ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और उन सब के लिए ये ह्यूमन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी हैं कि हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, और इसके साथ साथ हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इन रिसोर्सेज को यूज़ करने में। सेकंड है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। इसमें प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैन जो है वो मिलकर के बायोलॉजिकल तत्व बनाता है, जैविक तत्व बनाता है। थर्ड है सोशल पॉलिटिकल तत्व आते हैं जो कि मैन मेड फीचर्स हैं। इन सब के लिए हम सरवाइव करते हैं, विच मेक द कल्चरल जिससे हमारे ये कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो बनता है। नेक्स्ट है इस एनवायरनमेंट की स्टडीज़ के क्या क्या महत्व होता है। तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ मेक अस अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मदर अर्थ। तो ये लाइन से क्लियर है, एनवायरनमेंट स्टडी जो है वो हमें अवेयर करती है, प्रोटेक्शन भी करें हम इस अर्थ को, और इसके रिसोर्सेज को भी करें, कंजर्वेशन भी, संरक्षित भी रखें। ड्यू टू द रिलीज ऑफ पोल्यूशन इनटू द एनवायरनमेंट, जितना भी हम अपना किससे कंजर्व रखेंगे, जितना भी हम एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन कर रहे हैं उसी से ये अर्थ, मदर अर्थ है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, और उससे हमारा जो है फिज़िकल एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक ग्रेट नंबर, हाँ, नेक्स्ट हम इंडस्ट्रीज एंड अदर इश्यूज मेक द सर्वाइवल कम्बरसम। तो इससे ह्यूमन और एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ने से, और क्या कह सकते हैं, कंक्रीट फॉरेस्ट बनने से, जिसे हम आजकल बहुत ये वर्ड नया चल रहा है कि कंक्रीट फॉरेस्ट बन रहा है, एंड अदर इशू जो है वो सब मिल कर के इस मदर अर्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। A great number of environment issues have grown in size and make the system more complex day by day। तो एनवायरनमेंट में है वो बहुत सारे इशू बढ़ गए हैं, और इशू के साथ साथ में उन इशू की साइज़ भी बहुत बड़ी हो गई है, प्रॉब्लम्स की, जिससे ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये जितना भी हम पोल्यूशन से कर रहे हैं, जिस पर थ्रेटनिंग हो रही है मैनकाइंड पे, हमारे ऊपर ही ये एक थ्रेटनिंग का काम हो रहा है, जिससे हमें अर्थ पे सरवाइव करना
डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल बन। एनवायरमेंट स्टडीज़ हैव बिकम सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। जो इसका है एनवायरनमेंट की स्टडी को इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम इसे चिंतन करें, मनन करें और एक्शन भी करें। तो सबसे पहले क्या है, एनवायरनमेंट इशू आर बीइंग ऑफ ग्लोबल। तो सबसे पहले तो हमें वैश्विक रूप से एनवायरनमेंट को के इश्यूज़ को उठाना चाहिए। इट हैज़ बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट एनवायरनमेंट इश्यूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग जिसमें एंड ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, मैराइन पॉल्यूशंस एंड बायोडाइवर्सिटी आर नॉट मेयरली नेशनल इशू बट आर ग्लोबल इश्यूज। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है और एसिड रेन हो रही है, ये सब चीज़ें, मैरीन पॉल्यूशंस हो रहा है, ग्लोबल इश्यूज जो हैं उनको बढ़ा रहा है। एंड हेंस रिक्वायर इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन टू सॉल्व देम। और इनके समय समय पे हमें एक दूसरे का आपस में एफर्ट भी डालना चाहिए और इससे सहयोग भी देना चाहिए, जिससे ये जो भी इश्यूज रेज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रति, उन सबको समय रहते हुए सॉल्व किया जा सके, इस पे हमें एफर्ट करना चाहिए। सेकंड है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट लीड्स टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाईटेक एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग एट्सेट्रा। तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, हमें शहरीकरण करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ इतनी लगा रहे हैं और ये जितना भी साइबर स्पेस को हम यूज़ कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए और परिवहन का इतना, हाईटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं और हाउस बन रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इश्यूज़ भी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हाउएवर इट हैज़ बिकम फेज्ड आउट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। और इन सब के कारण ये डेवलप्ड वर्ल्ड, इन सब चीज़ों की ग्रोथ की वजह से ही हम क्या कहलाएंगे, डेवलप्ड वर्ल्ड कहलाएंगे। और द नॉर्थ इंटेंशनली मूव्स देयर डर्टी फैक्ट्रीज टू साउथ टू क्लींस देयर ओन एनवायरनमेंट। क्या कर रहा है, अपनी जितना भी फैक्ट्रीज़ की जो पोल्यूटेड वेस्ट है उन सबको साउथ की तरफ भेज रहा है और अपने एनवायरनमेंट को सेफ कर रहा है। व्हेन द वेस्ट डेवलप्ड इट डिड सो परहैप्स इन इग्नोरेंस ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। जब वेस्ट डेवलप्ड हुआ था तब तो शायद हमने इतना इग्नोर कर दिया कि भी मतलब ये एनवायरनमेंट, अभी हमने इतने इश्यूज़ भी नहीं बने थे कि ये सब चीज़ें इम्पैक्ट आ रहे हों एनवायरनमेंट के ऊपर। एंड डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और जो रिच कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे क्या है कि हमारी इच्छाओं के विपरीत इस पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट जो है वो हाईली इफ़ेक्टेड हो रहा है और इफ़ेक्टेड के साथ थ्रेटेंड हो रहा है। एग्जैक्ट वर्ड इज़ द थ्रेटेंड हो रहा है, जिसके कारण एनवायरनमेंट जो है बनता है। थर्ड है एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पोल्यूशन। वर्ल्ड सेंसस रिफ्लेक्ट दैट 1 in every 7 person in the planet lives in इंडिया। तो वर्ल्ड का जो सेंसस है वो बता रहा है कि 7वां आदमी जो है इस प्लैनेट पे वो इंडिया का ही है। एविडेंटली विद 16% ऑफ द वर्ल्ड, ओनली 2.4% ऑफ इट्स लैंड एरिया। तो जो 16% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इस अर्थ की 2.4% जो लैंड एरिया है उस पर रह रही है। देयर इज़ ए हैवी प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज
जिसके कारण क्या है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर है। और इंक्लूडिंग लैंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड soil health problem like deficiency of micronutrients and organic matters, soil salinity and the dam के कारण प्राकृतिक संसाधनों पे, तो जिससे हमारे जो लैंड एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि सॉइल हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी, जिससे अब क्या होने लगा, किसानों में सॉइल हेल्थ कार्ड बनने लगे हैं। और क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी है, जैसे आपके शरीर में डेफिशिएंसी रहती है ऐसे ही मदर अर्थ में भी डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि उसकी सॉइल में ना तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल जो है वो डैमेज होती जा रही है। नेक्स्ट है नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो इसके बाद में हमें चाहिए किस पे भी हम काम कर सकते हैं कि इसके अलावा क्या इसका अल्टरनेट सोल्यूशन बन सकता है। तो इट इज़ एसेंशियल स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू फाइंड अल्टरनेटिव पार्ट टू एन अल्टरनेटिव गोल। अभी मतलब अपना अलग लक्ष्य बनाएं और अपना जो डेवलपिंग और वो अपना जो है अलग रास्ता भी बनाए, जिससे कि हम देख सकते हैं वो नीड ए गोल एज ए अंडर ए ट्रू गोल ऑफ डेवलपमेंट विद एन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ट्रू गोल तो ये बनाएं कि इसमें हम डेवलपमेंट भी करें लेकिन प्रकृति के छेड़े बिना, और उसकी जो सुरक्षा है उसको बनाए रखते हुए। ए गोल कॉमन टू ऑल सिटीजन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। और ये जो अर्थ है इसके ऊपर जितने भी सिटीजन्स रहते हैं, जितने भी पीपल्स रहते हैं, जितने भी मैनकाइंड रहते हैं, उन सब के लिए कौन गोल होना चाहिए। ए गोल डिस्टेंस फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड इन द मैनर इट इज़ फेस्टफुल सोसाइटीज़ ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। जो ये गोल है ये डेवलपिंग वर्ल्ड जो क्या कर रहा है, जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड का वेस्ट आ रहा है जो उन्होंने यूज़ किया है कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इससे इन सब चीज़ों को यदि हम गोल को, ये लक्ष्य को ध्यान रखेंगे तो हम अपनी रेस को एक्सटिंक्शन होने से बचा सकते हैं। Because of our activities constricting the development and depleting of the biosphere, हमारी इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है वो कंस्ट्रिक्टिंग होता रहेगा और बायोस्फीयर जो है होने से बच जाएगा इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के साथ हम इन सब गोल को ध्यान रखें। नीड ऑफ फॉर डेवलपमेंट। तो अब हमें क्या है, इस पे हम और भी काम कर सकते हैं कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए जो हमारी वाइजनेस को दर्शाए या हमारी बुद्धिता को दर्शाए। आवर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस डिपेंड ऑन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। हमारा जो सर्वाइवल और सस्टेनेंस है वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। Hence, resources withdraw of the product have all to be synchronized with the ecological cycle। जितना भी हम अपना जो संसाधन यूज़ करें वो इस तरह से प्रोसेस होना चाहिए प्रोडक्ट का कि वो सिंक्रोनाइज भी इस तरह से, तारमय भी इस तरह से होना चाहिए कि वो इकोलॉजिकल साइकिल में वापस चला जाए। In any plan of development, our action should be planned ecologically for the sustenance of the environment and the development। और हम अपने जो एक्शन है उसको इसी तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए और डेवलपमेंट भी करनी है, हमें उन दोनों को का तारतम्य जो है इस तरह से हमारा जो है एक्शन होना चाहिए। तो मिश्रा 1990
1991 में रिकॉग्नाइज 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। तो उन्होंने, मिश्रा जी ने 4 इकोलॉजी के प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए। फर्स्ट इज़ द होलिज्म, सेकंड इज़ द इकोसिस्टम, थर्ड इज़ द सक्सेशन एंड फोर्थ इज़ द कंजर्वेशन। तो होलिज्म हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द रियल बेस ऑफ इकोलॉजी। होलिज्म क्या है? वो बेस होना चाहिए इकोलॉजी का इन हियरार्किकल लेवल एट विच इंटरैक्टिंग यूनिट एज आर एज अंडर। तो उसमें जो है हियरार्किकल सिस्टम में हम इसको जैसे लिखा, ये होलिज्म, इकोसिस्टम, सक्सेशन, ये इसी तरह से डिस्कस होने चाहिए। मिश्रा हैज़ रिकॉग्नाइज 4 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एज अंडर। क्या है वो 4 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट? इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। क्या इम्पैक्ट रहता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट में? वो वैल्यू सिस्टम, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं? प्लान एंड डिज़ाइन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा हमें प्लान और डिज़ाइन करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट में जो है वो ऐसा का ऐसा बना रहे। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट की एजुकेशन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये इन सब को हमें भी अपना जो ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, उसको अदा करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को एजुकेट करें, पीपल्स को एजुकेट करें, कीपिंग द गोल ऑफ प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे हमें ऐसी तरह से गोल बनाए जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और एनवायरमेंटली सेफ रखें। इंडियाज़ कंट्रीब्यूट टू द यूनसेड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, आल्सो रेफर्ड टू द अर्थ समिट, जिससे बहुत फेमस है ये वाली अर्थ समिट, हेल्ड एट रियो डी जेनेरो, द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, 3rd to 14th जून 1992। तो ये सब चीज़ें हमने उस एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर फोकस किया और इसको और स्टडी के रूप। तो ये इस तरह से आज हमने देखा एनवायरमेंटल बायोलॉजी कंसेप्ट एंड स्कोप्स में क्या एलिमेंट्स हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये इसी लेक्चर के साथ थैंक यू।